नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे कंटेंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा पहला पेपर है बच्चे और बचपन, जो 22 जनवरी को होने का था, वो अब कल यानी 27 जनवरी को है जो होगा। इसके जो जितने भी इकाई वाइज यानी यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर जाकर के आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकाई वाइज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो जो हमारी पहली यूनिट है बचपन, जिसके एबेसेदे जो आपको देखना है, ये एबेसेदे नया देख करके मैं आपको अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर बताऊँगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, बच्चों की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है। तो बच्चों की जो प्रकृति है वो कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, जिज्ञासु, भोले भाले, चतुर, चंचल, परिपक्वता लिए हुए, नटखट, गुमसुम, बातूनी, मिलनसार, क्रोधी, हांसमुख, चुनौतीपूर्ण, चालाक, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूडी, तार्किक और मनमौजी आदि हो सकते हैं। ये जो बच्चों की है वो भी जो इनकी प्रकृति होती है। अगला सवाल है, जॉन होल्ट के अनुसार बच्चे असफल कैसे होते हैं ये, और एक है जॉन होल्ट के अनुसार बच्चे क्यों ऊबते हैं। ये दो क्वेश्चन है जॉन होल्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है जो बालक है, जो बालक में अंतर्मुखी छवि है वो कब विकसित होने लगती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो बालक में अंतर्मुखी छवि है वो उसका विकास है जो यदि परिवार में बालक को वात्सल्य का जो आनंद है वो नहीं मिलता है, माता पिता जो सचेष्ट है वो नहीं होते, और अदादी है जो कहानियाँ नहीं सुनाती हैं, घर परिवार में पराई कलह होती रहते हैं यानी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो बालक की है जो छवि है वो अंतर्मुखी हो जाती है। वह अकेला रहना पसंद करता है और मन ही मन के अंदर है जो सोचते रहता है, और हर काम में वह अपने आप को असक्षम मान लेता है, असमर्थ मान लेता है। उसकी जो आंतरिक शक्ति है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं, और उसका जो स्वयं का स्वतंत्र चिंतन है वो नहीं होता, और उसमें जो निर्णय शक्ति का है जो अभाव रहता है, यानी जो निर्णय लेने होते हैं जिस कार्य से संबंधित, वो निर्णय लेने की उसकी जो क्षमता है, शक्ति है, उसका जो अभाव है यानी उसकी कमी हो जाती है, और वह दूसरों का अनुगामी हो जाता है, यानी दूसरों के कहे के अनुसार वो चलने लग जाता है। ऐसे बालक है जो काल्पनिक कहानियाँ और चिंतन प्रधान जो कहानियाँ हैं, तर्कपूर्ण कविताएं या जीवनियाँ आदि है जो पढ़ने लगते हैं और पढ़ते हैं। ये जो हमारा बालक की जो अंतर्मुखी जो विकास की जो क्वेश्चन थे। अगला सवाल है, घर अथवा शाला में मंदबुद्धि बच्चों के साथ साथ किन कार्यों का किया जा सकता है। ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो है सवाल है, बाल साहित्य की विषय सामग्री में क्या क्या होता है, और बाल साहित्य के जो लाभ है वो भी बताइए। तो बाल साहित्य के अंदर जो सामग्री आती है बाल साहित्य में वो यहाँ पर हमें बताना है। तो बाल साहित्य के अंदर अभिनय प्रधान वाले गीत होते हैं, जैसे बढ़े चलो हम सब एक हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये जो बाल गीत हैं, फिर पहेलियाँ चुटकुले हो गई, कहानियाँ हो गई, परिकथाएँ हो गई, महापुरुषों और पशु पक्षियों की चित्रमय कहानियाँ हो गई, जैसे पंचतंत्र जो हितोपदेश पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, भूत प्रेतों जिसमें बेताल की कहानियाँ हो गई। ये जो है इन कहानियों को जो बाल साहित्य के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। अगला है जीवनियाँ, जो प्रेरक प्रसंग हो, महापुरुषों की बचपन हो, और देशभक्ति की कहानियाँ, जैसे देश के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले वीरों की कहानियाँ हैं वो देशभक्ति की कहानियाँ के अंतर्गत आ जाती है। फिर है धार्मिक प्रेरणास्पद, जिसमें राम जी हैं, कृष्ण हैं, महावीर, गुरु गोविंद जी सिंह हैं, गुरु नानक, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह है, और बुद्ध संबंधी जो धार्मिक प्रेरणास्पद कहानियाँ हैं वो यहाँ पर बाल साहित्य के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। फिर है जोशीली बाल कविताएं, चिंतन प्रभाव कहानियाँ, जो चित्र पहचान कर उनके स्थान पर नाम लिखना, वर्णों या शब्दों को ढूंढकर पशु पक्षियों का जो पता लगाना, शब्द की पूर्ति यानी शब्द में वर्ण जोड़कर सार्थक बनाना, अपूर्ण कहानी जो पूरी करना, यानी कोई कहानी दे दी जाती है उसको पूर्ण करना होता है। फिर तुक मिलाकर कहानी लंबी करना, किसी कहानी को उसमें अलग अलग शब्द वाक्य जोड़ करके उसको वापस
लंबी करना यानी बड़ा करके कहानी बनाना। फिर है बाल साहित्य की जो उपयुक्त विषय सामग्री के संदर्भ में बच्चों जो विचार करें तो बालकों की जो छवि है वो अनेक प्रकार की हो सकती है, और बालक है जो बाल छवि निर्माण में माता पिता परिवार या संगति का जो प्रभाव है वो पड़ता है। पूत के पग पालने की जो दृष्टि से है, पूत की छवि जो बचपन की में ही जो है विकसित होने लगती है, यानी जो छवि है जो बचपन में है जो विकसित होने लगती है, और बीज अच्छा परिपुष्ट है, उसे खाद पानी समय पर मिलता है और उसकी सुरक्षा बनी रहती है, तो वह पौधा है जो अच्छा विशाल वृक्ष बन जाता है। और बाल छवि भी इसी प्रकार की है। अगला सवाल है बच्चे की छवि के संदर्भ में जो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन। और इसके बाद है महात्मा गांधी के बचपन के उदाहरणों से उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो महात्मा गांधी बचपन में न तो पढ़ाई में तेज थे और न ही खेल में थे, और वे जो स्वभाव से ही शांत जैंपू और एकांत प्रिय थे। औसत दर्जे का जो विद्यार्थी समझे जाने किसी की जो उसे जरा भी फिक्र वो नहीं थी, और लेकिन अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसके मामले में वे बड़े ही सतर्क थे, और उन्हें इस प्रकार का गर्व था कि अपने जो शिक्षकों और सहपाठियों में से वे कभी है जो झूठ नहीं बोलते थे, सदैव सत्य है वो बोलते थे, और कभी हिंसा भी नहीं करते थे। इसलिए अहिंसा जो इनका कर्म था। अगला हमारा सवाल है समर हिल की खूबियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। समर हिल की खूबियाँ और समर हिल की कमियों से रिलेटिव है जो सवाल पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल है यानी समर हिल की कमियों से रिलेटिव ये है, यानी समर हिल को मनमर्जी का स्कूल क्यों कहा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद है समर हिल स्कूल की स्थापना किस मूल सिद्धांत के आधार पर की गई थी, ये सवाल है। इसके बाद है क्या भय से बच्चों में सिखाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है बच्चों में असफलता भय ऊबने और भ्रमित होने से आती है, इस कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में भी पूछा जा चुका है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके वापस पूछा भी जा सकता है। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर है 2 जिसका है बचपन की संकल्पना। तो यहाँ पर जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पहला सवाल हो जाएगा हमारा शिक्षा के अधिकार विषय में आप क्या जानते हो। शिक्षा के अधिकार विषय के में आप क्या जानते हैं। तो 6 से जो 14 वर्ष के बीच की जो आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में हाल ही में समाविष्ट अनुच्छेद 21 के तहत है जो आरंभ है जो किया गया। एक वो यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र जो 1990 के अंदर कौन से प्रमुख भाग हैं, तो इसमें जीवन का अधिकार है, विकास का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार, ये जो प्रमुख अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार राजस्थान में कब लागू हुआ, तो ये हुआ है अप्रैल 2010 से। और अगला सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है 86वें संविधान संशोधन को किसने प्रोत्साहित तो जो किया है। तो 86वां जो संविधान संशोधन है वो 2 समितियों की सिफारिशों का जो परिणाम था। एक तो थी शिक्षा आयोग और दूसरी थी सेकिया समिति। 1986 की शिक्षा नीति के पुनरावलोकन पर 1990 में राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में पहचान मिली, और शिक्षा का अधिकार लागू करने की जन आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप बहुत सी सरकारों ने इसे मूल अधिकार बनाने हेतु संवैधानिक संशोधन लाने की दिशा में कार्य किया, जिसने दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन का जो रूप लिया था। अगला हमारा सवाल है किसी मुसीबत में फंसे बच्चों की जानकारी के लिए, तो यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन है वो 1098 नंबर पर कॉल करके है जो चाइल्ड हेल्पलाइन ली जा सकती है। इसके बाद दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्या है और विशेष गृह क्या है, ये 2 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यानी छोटे वालों में पूछा जा सकता है। आगे का सवाल है जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जैविक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा के रूप में बचपन को समझने के क्या क्या मायने हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जैविक अवधारणा में बच्चों को मात्र एक जैविक प्राणी के रूप में मान्यता दी जाती है, और जिसका अलग से कोई व्यक्तित्व या महत्व है जो नहीं होता है, और न ही उसे है जो गंभीरता से है लिया जाता है, और वह अन्य प्राणियों के समान है और जिसकी कोई सोच नहीं होती। लेकिन वर्तमान में जो जैविक अवधारणा है वो सामाजिक अवधारणा में तब्दील
हो रही है, जिसमें बच्चा केवल जैविक छोटा प्राणी ही नहीं, उसका अलग व्यक्तित्व एवं महत्व भी है। अब इन्हें गंभीरता से भी जो लिया जाता है और इन्हें समाज के एक हिस्से के रूप में जो स्वीकार किया जाता है। अगला सवाल है, बाल अधिकारों की संकल्पना के विकास की ये आज के परिदृश्य क्यों आवश्यकता पड़ती है, विवेचना कीजिए। और अथवा में है, संयुक्त राष्ट्र संघ की द्वारा दी गई बाल अधिकार अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फिर हमारा अगला सवाल है, प्रमुख बाल अधिकार क्या है, लिखिए। और सरकार द्वारा बाल बच्चों के लिए जो बनाए गए बुनियादी अधिकारों की है जो विवेचना कीजिए। यह महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर ये सवाल 2016, 17 और 21 के पेपर में भी पूछा जा चुका है। प्रमुख बाल अधिकार क्या, तो प्रमुख बाल अधिकार हो जाएंगे जन्म लेने का अधिकार, जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। फिर है हमारा अगला सवाल जो है, भारत में के जो संविधान में जो बच्चों की किन किन मुख्य अधिकारों को है जो सम्मिलित है वो किया गया है भारत के संविधान में, बाल अधिकार। और फिर है RT 2009 जो अधिनियम था उसका क्या अभिप्राय है, और भारत में इसकी भारत के लिए जो इसकी क्या सार्थकता है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके बाद जो हमारा सवाल है वो है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चों को कौन कौन से अधिकार है जो प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पर हमारा सवाल ये हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन से हैं जो प्रावधान किए गए हैं, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है, निःशुल्क और जो अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत है जो विद्यालय के जो दायित्व है वो लिखो। ये जो महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर जो विद्यालय के दायित्व है वो हमें बताना है। 2009 का जो अधिनियम है उसके अंदर बाल शिक्षा का अधिकार के नियम के अंदर जो विद्यालय के दायित्व हैं वो हमें बताने हैं। फिर इसके बाद है जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक के दायित्व है। ये जो क्वेश्चन माता पिता के बीच जो कर्तव्य है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो अधिकतर सवाल है बाल साहित्य जो अधिनियम 2009 से रिलेटिव एक क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर पूछा जाएगा। इन 3 क्वेश्चनों में से एक ही क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हो सकता है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब और कैसे हुई, संक्षिप्त में जो परिचय है वो भी दीजिए। अगला सवाल है हमारा महत्वपूर्ण सवाल है वो है, राज्य सरकार द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों का जो है वर्णन कीजिए। और अथवा के अंदर है, राजस्थान राज्य में बाल संरक्षण से संबंधित संस्थाओं की जानकारी देकर उनके कार्य बताइए। ये सवाल है। और इसके बाद हमारा सवाल है, बाल संरक्षण में बच्चों की प्राथमिकता, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट सवाल है नहीं। इसके बाद है, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण के गठन के क्या उद्देश्य हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण के जो गठन के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य बताने हैं। फिर है हमारी यूनिट नंबर 3 जो है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य, बाल विकास के परिप्रेक्ष्य, जिसमें पहला सवाल है, निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, ये विकास कहलाता है। तो ये जो परिभाषा है, कथन है, वो किसका है, तो ये है जेम्स ड्रेवर का। ये फिर हो गए जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा सवाल है वो है, बाल विकास की अवधारणा में क्रमबद्ध पद को समझाइए। तो विकास को स्पष्ट करने के लिए 3 पदों का है जो महत्व है, एक तो प्रगतिशील, दूसरा क्रमबद्ध और तीसरा है सुसंबद्ध। और इनमें से जो क्रमबद्ध का तात्पर्य है वो विकास की क्रमवार अर्थात कोई विशेष परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद घटित होता है, यानी एक घटना घटित होने के बाद उससे रिलेटिव क्रमबद्ध तरीके से वो दूसरी घटना घटित होती है। जैसे इसमें दिया गया है, विकास के क्रम में बच्चा पहले पेट के बल खिसकता है, फिर उसके पेट के खिसकते खिसकते फिर बैठना सीखता है, बैठने सीखने के बाद वो है जो खड़ा होने लग जाता है, और फिर है वो धीरे धीरे चलना भी सीखता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो जो इसका क्रम है वो जो निश्चित होता है, यही है जो क्रमबद्ध है। फिर है, बाल विकास की अवधारणा में सुसंबंध से क्या तात्पर्य है। तो बाल विकास की अवधारणा के अंदर सुसंबंध से तात्पर्य है विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों में जो सुसंबद्धता है वो देखी जाती है, यही जो सुसंबद्धता है।
अगला हमारा सवाल है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रमुख बिंदु बताइए, और या फिर है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास में बच्चों की क्या भूमिका होती है। इससे अगला सवाल है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत विकास के किन पक्षों की है जो चर्चा करता है। ये हो गया। इसके बाद जो हमारा सवाल है वो है बाल विकास की मुख्य जो अवस्थाओं का है जो वर्गीकरण कीजिए। बाल विकास की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, जैसे गर्भकालीन अवस्था होगी, शेष अवस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, मध्यावस्था, ये जो है यहाँ पर जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं। फिर हमारा सवाल है अगला जो है बाल विकास से क्या अभिप्राय है, इसे परिभाषित कीजिए। बाल विकास से क्या अभिप्राय है। अगला हमारा सवाल है व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास का क्या महत्व है, या फिर शारीरिक विकास से क्या आशय हैं। ये शारीरिक विकास। और फिर है सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है। सामाजिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, इनसे रिलेटिव एक सवाल पूछा जा सकता है। फिर है बच्चों में नैतिकता के दर्शन किस अवस्था में होने लगते हैं, और बच्चे के विकास में जो उसकी पारिवारिक स्थिति का है जो क्या प्रभाव पड़ता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चे की जो पारिवारिक स्थिति है उसमें जो विकास के अंतर्गत उसका क्या प्रभाव रहता है। तो बच्चे के आसपास का जो परिवेश यानी वातावरण है वो तथा परिवार की जो स्थिति है उसके विकास पर है जो व्यापक है जो प्रभाव है वो पड़ता है। बच्चों के विकास में परिवार की जो भूमिका है वो अति महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो बच्चों का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, या फिर सामाजिक। परिवार ही की जो है पहली इकाई है जहाँ विकास के सभी आयामों की है जो बच्चे की नींव पड़ती है। बच्चों को जो पौष्टिक भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है वो है परिवार के पास होती है, यानी परिवार की होती है, जो कि बच्चों के शारीरिक विकास पर महत्वपूर्ण है जो प्रभाव डालती है। किसी भी बच्चे का जो पहला सामाजिक अनुभव है वो उसके परिवार में होता है। शब्द, भाव, भंगिमा, वाक्य की रचना, व्यवहार, शिष्टाचार आदि सभी है जो बच्चा अपने परिवार में सीखता है, और प्रारंभिक वर्षों में उसे जो अनुभव या संस्कार दिए जाते हैं वे ही जो आगे चलकर बच्चों के विकास के जो एवं भावात्मक जो विकास के जो सामाजिक एवं भावात्मक जो पहलू है उनका निर्धारण करते हैं। आर्थिक रूप से जो संपन्न परिवार के बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से ज़्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि इन्हें जो हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं, और जिनसे उन्हें जो मानसिक संतोष है वो मिलता है। और वहीं आर्थिक स्थिति के ठीक नहीं होने से कुंठा और असंतोष का जो है जन्म होता है, जिससे शारीरिक व मानसिक विकास पर है जो बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर अगला हमारा सवाल है वो है जनसंचार के माध्यमों का जो व्यक्ति के जीवन पर है पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताइए, या फिर बालक के विकास पर संस्था जनसंचार के माध्यमों का क्या प्रभाव रहता है। मोस्ट सवाल है। तो जो वर्तमान समय में जो जनसंचार माध्यमों जैसे टेलीविज़न हो गया यानी टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं आदि है जो का प्रभाव है विकास के सभी पहलुओं पर देखा जा सकता है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या ये माध्यम सदैव ही बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर देखा जाए तो जनसंचार के माध्यम ये जो माध्यम है वो बच्चों के विकास पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरह के जो प्रभाव है वो डालते हैं। उदाहरण के तौर पर टेलीविज़न पर अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम है वो प्रसारित किए जाते हैं, जैसे मनोरंजक जो कार्यक्रम हो गए, सूचना एवं ज्ञान आधारित कार्यक्रम हो गए, सामाजिक अच्छाइयों तथा बुराइयों पर आधारित कार्यक्रम हो गए, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, आदि है जो कार्यक्रम होते हैं। और जहाँ एक और इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के की जो अपने तथा अपने आसपास की जो चीज़ों के प्रति समझ बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर कभी-कभी ये कार्यक्रम जो उन्हें संकीर्णता की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चों के विकास में जनसंचार माध्यमों का प्रयोग न्याय संगत रूप से किया जाना चाहिए। अगला वेरी मोस्ट सवाल है जो मोबाइल फ़ोन का जो बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक प्रयोग ने बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाला है, इसकी विवेचना है वो कीजिए। वेरी मोस्ट सवाल है। मोबाइल फ़ोन का जो उपयोग करने वाले लोगों की जो संख्या हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ समय पूर्व है जो मोबाइल फ़ोन का जो उपयोग केवल बातचीत करने या शब्द संदेश भेजने के लिए किया जाता था, परंतु आजकल के समय में जो मोबाइल है वो फ़ोन
स्थान पर स्मार्टफ़ोन का चलन हो गया और मोबाइल फ़ोन आज के समय में ही जो शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। आजकल बच्चों के हाथों में सुबह से लेकर के रात तक है, हर समय घर हो या बाहर पैदल चल रहे हो या बाइक पर मोबाइल ही नज़र आता है। पैसा और समय की चिंता किए बिना ये लोग मोबाइल का जो उपयोग गेम खेलने, इंटरनेट चलाने, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने, संगीत सुनने और फ़िल्म देखने के लिए करते हैं। आज मोबाइल बच्चों का जो स्टाइल और स्टेटस सिंबल बन गया है। अगला सवाल है, बालक के विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश के प्रभाव को समझाइए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसके अतिरिक्त जितनी भी यूनिट्स की आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इनके प्रश्नों के बारे में जान सकें और अपने पेपर को अच्छी तरीके से दे सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।